जीएसटी चैप्टर 8 टैक्स इनवॉइस। इसमें क्या होता है कि दो सेक्शन है जो हम लोगों को याद रखना है, सेक्शन 31 और सेक्शन 34। 31 याद होगा, हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़े थे। 31 बोलता है रिक्वायर्ड डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। गुड्स में था कि डेट ऑफ रिमूवल या डेट ऑफ डिलीवरी से पहले। वहीं सर्विसेज में था क्या था कि 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन के 30 डेज में, पेमेंट के 30 डेज ये सब कुछ नहीं, कंप्लीशन के 30 डेज में आपको इनवॉइस रेज करना था। ठीक है, 31 ही हो गया। अब 34 दूसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। ठीक है, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है? डेट होता है, नेम ऑफ सप्लायर और उसका एड्रेस, उसका GSTIN। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तब उसका नेम, एड्रेस, GSTIN। अगर अनरजिस्टर्ड है तो 50,000 के ऊपर अगर वो बिल है ना, तभी जाके रेसिपिएंट का नाम लिखाएगा, अनरजिस्टर्ड है। अगर नहीं है 50,000 के ऊपर तो अनरजिस्टर्ड का नाम नहीं लिखाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोगों को टैक्स सेपरेटली दिखाना होता है? हाँ मेरे भाई, टैक्स सेपरेटली दिखाना होता है, क्योंकि आप अमाउंट कॉलम में नीचे जाके देखोगे तो IGST, SGST सब एक साथ दिखा होता है, मतलब अलग अलग दिया रहता है। चलो, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट दोनों अलग दिखाना होता है। मिक्स सप्लाई जो होता है तो क्या उसमें इनवॉइस रेज करते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं? लिखेंगे ना भाई, भले ही डिफरेंट टैक्स इनवॉइस आप रेज नहीं करिएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो लिखिएगा ना डेटा का, बस वही चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। उसमें क्या बोलता है कि QR कोड के बारे में। क्या है QR कोड? एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था इनवॉइस का कि आपको साइन करना होगा इनवॉइस के ऊपर, लेकिन अगर आप इनवॉइस अगर रेज कर रहे हो तो आपको साइन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इतना क्लैरिफाई नहीं है चीज़, बस इतना याद हमको। फिर आगे एक पॉइंट है जो शायद अपने अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, हम डायरी में लिखे हैं, आगे उसको चिपका देंगे। क्या कि देखो क्या होता है, एक IRP है। IRP क्या होता है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आप उस पोर्टल पे जाके अपना जो इनवॉइस है उसको अपलोड कर दीजिए। गवर्नमेंट आपको इनवॉइस रेज करके नहीं देगा, लेकिन इनवॉइस वो एक्नॉलेज कर लेगा कि हाँ ये इनवॉइस आया हुआ है। तो आगे कोई भी चेक पोस्ट के पास जाएगा ना इनवॉइस, तो कोई उसको पकड़ेगा नहीं, बोला चलो ठीक है ओके। मतलब कोई उतना टेंशन का जरूरत ही नहीं कि पेपर दिखाओ, ये दिखाओ, कुछ नहीं। वो जो IRP क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN दे देगा। किस पे देगा? QR कोड के अंदर होता है IRN, आपको सिर्फ वो दे देगा, आप वही दिखा दीजिएगा, पुलिस वाला स्कैन करेगा, टेंशन खत्म, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या देता है? QR कोड। अब देखो QR कोड में क्या है। QR कोड हर आदमी को मतलब हर बिजनेस वाले को अपने इनवॉइस में लगाना चाहिए। मतलब इसका साफ करने का मतलब आप IRP से करवाओ। ठीक है, QR कोड का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना है अभी अपने बुक में है डायनेमिक QR का। डायनेमिक QR कोड क्या होता है? वो होता है QR कोड ही है, लेकिन डायनेमिक QR कोड वो QR कोड होता है जो B2C में किया जाता है। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड होगा, नॉर्मल चीज़ है। B2C में याद रखो कि कस्टमर अनरजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो B2C अगर हुआ है, और एक पॉइंट कि B2C हुआ है, दूसरा कि जो सप्लायर है ना उसका ATO जो है वो 500 करोड़ के ऊपर है, तब वो इशू करेगा इनवॉइस जिसके ऊपर एक डायनेमिक QR होना चाहिए, बिना कोई क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2 पॉइंट होना चाहिए डायनेमिक QR के लिए, 500 करोड़ के ऊपर सप्लायर का ATO और B2C होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा केस है जहाँ पे सप्लायर का ATO 500 करोड़ के ऊपर है और कस्टमर भी जो है अनरजिस्टर्ड है, तब भी आपको इनवॉइस रेज करने QR कोड लगाने का जरूरत नहीं है। 4 केस है, ये 4 केस ना आपका इनवॉइस जहाँ नहीं लगता है वो भी वहीं पे सेम है, दोनों डिफ्रेंशिएट करके दिया हुआ है इसमें। क्या कि देखो 4 केस में क्या है। सबसे पहला केस क्या बोलता है कि अगर आप इंश्योरर हैं, बैंकर हैं, या फिर NBFC है, मतलब वो सप्लायर के बारे में अभी बोलो ना कि सप्लायर जिसका ATO ऊपर है, तो हम लोग यही देखेंगे कि वो सप्लायर जिसका 500 करोड़ के ऊपर भी है लेकिन तब भी नहीं कर रहा है, तो कौन सा है ऐसा सप्लायर? बैंकर, NBFC, इंश्योरर। अभी 2 गो है रोड को लेके, एक है पहला GTA जो सामान पहुंचाता है, उसके नीचे वाला है जो पैसेंजर को ले जाता है, ये है नेटफ्लिक्स, OEDAR सर्विसेज। ठीक है, इन लोगों को QR कोड लगाने, डायनेमिक QR कोड लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब एक आता है HSN कोड। देखो HSN कोड क्या होता है कि अगर तुम्हारा HSN कोड सिर्फ सप्लायर के ऊपर होता है, सप्लायर ही HSN कोड लिख के देता है। ठीक है, और जो सप्लायर का 5 करोड़ या 5 करोड़ के नीचे, 5 करोड़ या 5 करोड़ के नीचे अगर ATO है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 4 डिजिट का HSN लगा के देगा। ठीक, लेकिन वही 5 करोड़ के ऊपर अगर है तो 6 डिजिट का HSN देगा। ठीक है,
ये तो एज नॉर्मल जनरल बात है। एक एस्ट्रिक पॉइंट ये है कि अगर रेसिपिएंट जो है उस सर्विसेज का मतलब जो भी गुड्स दे रहा है सप्लाई कर रहा है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, पहला पॉइंट रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और जो सप्लायर उसका 5 करोड़ या 5 करोड़ के नीचे है, जो 4 डिजिट वाला था, तो ई आदमी जो ई सप्लायर है और जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो हो सकता है कि सप्लायर चाहे या मन करे तो देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा। ठीक है, एक बात का क्लैरिटी है कि 6 डिजिट अगर 5 करोड़ के ऊपर जाए तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा 6 डिजिट का। 5 करोड़ के नीचे अगर है तो अगर तुम्हारा सप्लाई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो तुम अति कर दो, क्या उसको कर दो, दो या मत दो। ठीक है, अब आ जाए नंबर ऑफ कॉपीज़। देखो भाई, ट्रिप्लिकेट और डुप्लीकेट। ट्रिप्लिकेट कॉपी कब दिया जाता है? जब सामान गुड्स भेजा जा रहा है। गुड्स भेजा जाएगा तो क्या कैसे भेजेंगे? एक ट्रांसपोर्टर का सामान इनवॉइस रहेगा, एक जो हम भेजे सप्लायर का उसका, एक रजिस्टर्ड जो रेसिपिएंट है उसका, 3 को इनवॉइस रेज किया जाता है। कॉपी सेम होता है, कोई अलग इनवॉइस नहीं, लेकिन ट्रिप्लिकेट फॉर्म में। वहीं डुप्लीकेट कब किया जाता है? जब सर्विसेज दिया जाता है। सर्विसेज कोई सामान ला के थोड़े देगा, वो तो सर्विसेज है, तो रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में होता है, तो डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, एक पॉइंट आता है ई इनवॉइस को लेके कि ई इनवॉइस कब रेज करना होता है। भाई, जब तुम्हारा जो एटीओ है अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस आपको रेज करना पड़ेगा। ठीक है, ई इनवॉइस आप नॉर्मल फॉर्म में ऑनलाइन ही रेज किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक हम देखे नहीं हैं। अमेंडमेंट है कि शायद 50 मतलब ये जो हम बोले हैं वो 10 करोड़ जो बोले हैं वो अमेंडमेंट है, लेकिन बुक में 50 करोड़ दिया हुआ है। अभी हम क्लैरिफाई आगे करेंगे, नेट नहीं चल रहा है तो आपको बताएंगे। आगे बात करते हैं रिवाइज रिटर्न के बारे में। देखो 31 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस 31(1) गुड्स के लिए, 31(2) लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस फॉर सर्विसेज, वो गुड्स के लिए था, ये सर्विसेज के लिए था। 31 क्लॉज 3 क्या बोलता है? रिवाइज्ड रिटर्न। ये हम याद क्यों करवाए थे? क्योंकि 31(1) वो था, 31(2) और 31(3) रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है? देखो होता क्या है कि हम लोग क्या हुआ कि हम लोग बिज़नेस स्टार्ट किए, कुछ दिन में हम लोग का टर्नओवर 20 करोड़ 40 करोड़ जो भी था उसके ऊपर हम लोग भाग गए, तो हम लोग लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये कौन सा सेक्शन बात करता है? ई लिखना सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25। ठीक है, नहीं सॉरी, ये नहीं, अभी नहीं, थोड़ी बात क्या, हम लोग लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि हाँ, सेक्शन 25 में यही था। सेक्शन 25 क्या बोलता है कि आप अगर लायबल हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो विदिन 30 डेज आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन आपको 30 डेज के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन क्या बोलता है? कौन सा सेक्शन? सेक्शन 25 बोलता है कि एप्लीकेशन देना होगा आपको विदिन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ बिकम लायबल। ठीक है, तो आप क्या किए कि विदिन 30 डेज अगर आप कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हम 30 दिन के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, एप्लीकेशन देते हैं, रजिस्टर तो बाद में होगा, एप्लीकेशन देना है आपको, आप 30 दिन के अंदर रजिस्टर कर दिए। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ कि 10 मई को आप लायबल हुए, तो आपको 10 मई को अगर आप लायबल हुए हैं तो 9 जून तक आपको कर देना चाहिए था 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन। ये आदमी क्या किया है कि 5 जून को कर दिया, मतलब 30 दिन के अंदर कर दिया। ठीक है, तो इफेक्टिव डेट ऑफ ग्रांट क्या होगा? डेट ऑफ लायबिलिटी 10 मई। ठीक है, तो एक बात बताइए, इफेक्टिव डेट ऑफ लायबिलिटी 10 मई हो गया है और आपको डेट ऑफ ग्रांट जो आपको एप्लीकेशन सब दिया जा रजिस्ट्रेशन दे रहा है आपको 10 जून को दिया जा रहा है। तो 10 मई से 10 जून मतलब 31 दिन का जो टाइम है, इसके बीच में आप बिजनेस किए होंगे, राइट। आपको रजिस्टर कब हो गया? 10 मई से ही हो गया, क्योंकि उसी दिन मतलब इफेक्टिव डेट वही था, तो 10 मई से आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। लेकिन आपके पास जीएसटी है तो 10 जून को आएगा ना, तो एक महीना आप जो बिजनेस करिएगा उसका आउटवर्ड सप्लाई में तो आप टैक्स जो मतलब आउटवर्ड सप्लाई का जो रेसिपिएंट होगा वो आईटीसी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर तो रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, भले ही आपको लेट ग्रांट मिला है, लेकिन आप क्या करिएगा कि आप जितना भी इनवॉइस रेज की है ना इतना दिन के बीच में, जब तक जहिया से लायबल हुआ, जहिया इफेक्टिव डेट से लेके जहिया आप ग्रांट हुआ, एक महीना का जो भी टाइम था, उस टाइम के बीच में आप जितना भी इनवॉइस रेज किए हैं उसको कैंसिल, उसके बाद ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, इस टाइम के बीच में जो भी इनवॉइस रेज करना था उसके जगह आप रिवाइज्ड इनवॉइस रेज करिएगा। ठीक है, रिवाइज्ड इनवॉइस। ओके, इस सेक्शन एक तो पहले सेक्शन 25 क्या बोल दिया कि 31 दिन के अंदर तो आप एप्लीकेशन दो। रुक गया, क्या बोल रहा था मैं कि सेक्शन 25 बोल दिया था कि 30 दिन के अंदर इशू कर देने के लिए, 30 दिन के लिए इशू कर दिया तो इफेक्टिव डेट ऑफ लायबिलिटी हो गया। तो बीच का जो बात किया उसको रिवाइज रिटर्न इशू करना पड़ेगा। लेकिन कब तक रिवाइज रिटर्न इशू करना है? रिटर्न बोल रिवाइज इनवॉइस। अरे मेरे भाई, तुम एक डेट ऑफ ग्रांट
तुम 10 जून है 10 मई को तुम लायबल हुआ था, तो एक न देर का आपको रिवाइज इनवॉइस इशू करना है। कब तक करना है कि 10 जून है, 10 जून से लेके 30 दिन फिर दिया जाएगा आपको कि 1 महीना के अंदर ही आपको इशू करना है रिवाइज इनवॉइस। तो ई कौन सेक्शन बोलता है 31+3 डेट ऑफ लाइबिलिटी से डेट ऑफ ग्रांट, इसके बीच का सेक्शन था कि 30 दिन के अंदर करना था, तो इस डेट ऑफ लाइबिलिटी हो जाएगा। तो 25 सेक्शन 25 ही बात बोलता है 30 दिन वाला। फिर आगे आपको 30 दिन के अंदर इशू जो करना है रिवाइज रिटर्न, वो क्या बोलता है 31(3) बोलता है आपको, ठीक है। ये क्लैरिफाई रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये लिख के रखिएगा, समझ आइएगा, बुक में दिया हुआ है। अब आता है कंसोलिडेटेड इनवॉइस। कंसोलिडेटेड इनवॉइस का मतलब एक साथ किया हुआ, ठीक है। तो इनवॉइस देखो जनरल बात यह है कि यू नीड टू अपलोड इनवॉइस वाइज डिटेल्स, ठीक है। इनवॉइस वाइज ही डिटेल आपको करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। लेकिन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस क्या हुआ कि तब तो तुम सब एक साथ कर दिया, सेपरेट कर नहीं पाया। क्यों, कब किया जाता है? देखो भाई, इसको केस के लिए दो चीज़ होना ज़रूरी है, और एक पॉइंट के साथ क्या, एक पॉइंट क्या है कि अगर अमाउंट आपका 200 रुपया, 200 करोड़ सब नहीं, 200 रुपया के नीचे या 200 रुपया है आपका अगर अमाउंट, ठीक, ये पॉइंट है। दो कंडीशन क्या, पहला कंडीशन कि जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो जो रेसिपिएंट है वो क्या बोलता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए इनवॉइस। दो बात ये दोनों रेसिपिएंट को लेके कि सुनो भाई हम अनरजिस्टर्ड हैं और हमको नहीं चाहिए इनवॉइस, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गया, और अमाउंट अगर 200 के नीचे है, ये तीन चीज़ अगर मिल जाता है तो आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि कोई दुकान वाला दिन भर में 10-50-100 रुपये वाला कितना सामान बेचता है, तो क्या उन लोगों के लिए बनाया गया था। तो उन लोग बोला कि तो हम क्या करें, तो बोला कंसोलिडेटेड बना दो। कंसोलिडेटेड कैसे बनाएगा, तो अब जैसे कि डेली तो लोग कितना, जैसे कि अजीत ही है तो डेली तो कम से कम 200-300 ट्रांजैक्शन करता होगा वो आदमी, तो अगर एक महीना पे डालेगा तो 6000 इनवॉइस किसे रेज करेगा कंसोलिडेटेड। इसलिए क्या किया जाता है कि पर डे, अगर नॉर्मल है ना, जैसे कि नॉर्मल आदमी जो कंसोलिडेट कर रहा है तो उसको पर डे का कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, याद रखना पर डे है ये बात, ठीक है। वहीं पे अगर आगे हम लोग देखेंगे, जस्ट हम स्लाइड आगे चले गए 5 पे, वो अगर सप्लायर तुम्हारा इंश्योरेंस बैंक या NBFC है ना, इंश्योरेंस वाला बैंक, उन लोगों को कंसोलिडेटेड अगर देना हुआ, आगे बात करेंगे, अगर देना हुआ तो उन लोगों को 1 महीना के बाद देना होता है। नॉर्मल वालों को देना होता है 1 दिन पे, और उसको देता है 1 महीना पे। हम सप्लायर का जनरल बात बता रहे हैं, आगे का बात बताएंगे, ठीक है। अब आगे जान लो क्या, अगर कोई आदमी, देखो पॉइंट क्या है कि अगर तुम टैक्सेबल हो, रजिस्टर्ड हो, तो मतलब रेगुलर स्कीम में अगर रजिस्टर्ड हो तो तुमको टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे तुम अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो, या फिर एग्जेम्प्टेड तो छोड़ दो, तुम वो सप्लाई करते हो, क्या करते हो, कंपोजिट सप्लाई स्कीम में हो, कंपोजिशन स्कीम में हो तुम, ठीक है, अंडर सेक्शन 10, या फिर तुम सेज यूनिट में हो, तो वो लोग एक्सपोर्ट फ्री ऑफ करता है, उसमें टैक्स इनवॉइस रेज होता नहीं है, तो वो लोग क्या करता है, क्या उसको करता है, बिल ऑफ सप्लाई रेज करता है। अब दिमाग मत लगाना कि एक्सपोर्ट जो करता है तो उसमें टैक्स रेट नील रेट रहता है, अभी दिमाग नहीं लगाना, हम नॉर्मल बात बता रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को बिल ऑफ सप्लाई करना पड़ता है, और टैक्सेबल आदमी को क्या उसको कहते हैं, टैक्स इनवॉइस। लेकिन अगर कोई आदमी टैक्सेबल इनवॉइस भी रेज, टैक्सेबल गुड्स भी रेज बेच रहा है और एग्जेम्प्ट गुड्स भी बेच रहा है, तो क्या देगा, टैक्स इनवॉइस भी देगा और भी देगा, क्या उसको कहते हैं, बिल ऑफ सप्लाई नहीं। उन लोगों का जो होता है, उन लोगों को कहते हैं उन लोगों को कहते हैं, वो लोग जो इनवॉइस रेज करेगा उसको कहेंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस कम नहीं, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब एक कंसोलिडेशन का बात है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को लेके हैं। क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात ये है कि जैसे कि आप बहुत सारा इनवॉइस रेज करते हो तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नोट अगर आपको देना है, जिसकी 10,000 इनवॉइस रेज की हो, उसमें से 10,000 पे आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, तो 10,000 का नहीं करिएगा, क्या करिएगा कि एक क्रेडिट नोट इशू करिएगा 10,000 के लिए, तो कंसोलिडेट हो जाएगा। अब क्रेडिट नोट आगे समझ जाइएगा, हमको क्लैरिटी है पूरा, ठीक है। आगे आइए क्या है, हाँ देखो, जो सप्लायर के बारे में बात करते हैं, अगर सप्लायर इंश्योरेंस है, बिजनेस बैंक है, या फिर NBFC है, वो लोग क्या करता है कि एक दूसरे को ही सामान सब देते रहता है, ब्रांचेस को, बहुत सारा ब्रांच होता है उसको, ठीक है। तो वो लोग देखो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है क्या कि सप्लाई करता है तो मतलब कि डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट है तो सप्लाई मान लिया जाता है उसको, तो जब सप्लाई मानोगे तो इनवॉइस भी रेज करना पड़ेगा,
तो इन लोगों को अब हर बात पे इन्वॉइस रेज करेगा तो प्रॉब्लम है ना। तो इन लोगों को क्या बोला गया कि चलो ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है, तुम लोग क्या करो कि तुम लोग अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन में गेम खेल रहे हो ना, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन में गेम खेल रहे हो तो तुम कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस रेज कर दो, कंसोलिडेटेड है, ठीक है। लेकिन कब? जब तुम अपने डिस्टिंक्ट पर्सन में कर रहे हो तभी तुम करोगे कंसोलिडेटेड। कब तक करना है कंसोलिडेटेड? अब एक जनरल बात बोले थे कि 1 महीने में कर देता है एनबीएफसी वाला सब, ठीक है। लेकिन हम इसमें अगर डिस्टिंक्ट पर्सन में कर रहा है तो उन लोगों को देखना पड़ता है, या तो एंड ऑफ क्वार्टर तुम इन्वॉइस रेज करो कंसोलिडेटेड, या फिर क्या करो कि जब तुम्हारा बुक्स में लिखाएगा ना उस दिन, या तो क्वार्टर एंड पे लिख दो, या फिर जिस दिन बुक में लिखाया है उस दिन, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस दिन तुमको इन्वॉइस रेज करना पड़ेगा। कौन सा इन्वॉइस? कंसोलिडेटेड, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट इसके ऊपर कहीं क्वेश्चन हमने देखे, बस लिखने के लिए लिखती है, कहीं क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। नॉकडाउन कॉन्सेप्ट है। नॉकडाउन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कंसाइनमेंट भेजा जाता है, ट्रांसपोर्टर से भेजा जाएगा, तो शायद हमको लगता है ट्रिप्लिकेट वाला स्टोरी है इसमें। जैसे ही कंसाइनमेंट निकलने से पहले एक इन्वॉइस निकलता है, ठीक है। कंसाइनमेंट निकलने से पहले मतलब गोडाउन से निकलने से पहले, अगर कंसाइनमेंट गोडाउन से निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक चालान दे देते हैं, जो ट्रांसपोर्टर है उसको एक चालान दे देते हैं और एक टैक्स इन्वॉइस दे देते हैं, ठीक है। कॉपी, उसका कॉपी ऑफ इन्वॉइस और एक चालान किसको? कंसाइनमेंट, जो कंसाइनी है, मतलब कंसाइनर नहीं, जो ट्रांसपोर्टर है उसको दे देगी, ठीक है, तुम ले जाओ, कोई बीच में पकड़ेगा नहीं तुमको, ठीक है। जब सामान ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक आदमी कंटिन्यूस सप्लाई में हो जाएगा कि लगातार हम लोग 10 गो EMI में सामान भेजना है, 10 इंस्टॉलमेंट में। तो क्या किए कि पहला इंस्टॉलमेंट जब भेजेंगे तो चालान और कॉपी ऑफ इन्वॉइस भेज देंगे। वैसे ही 9 तक करते रहेंगे। जब 10वां जाएगा ना, लास्ट, पहला करने से पहले एक बार इन्वॉइस रेज किए, फिर इसमें चालान और इन्वॉइस कॉपी भेजे, और 30 जब सबसे लास्ट हम लोग जब भेजेंगे तो इसमें ओरिजिनल कॉपी ऑफ ओरिजिनल इन्वॉइस दे देंगे, ठीक है। इन नॉकडाउन कॉन्सेप्ट है। अब आ जाता है रेसिप्ट वाउचर और रिफंड वाउचर। बहुत ईजी है क्या। देखो, ई कब काम आता है? जब हम लोग एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं। एडवांस पेमेंट का मतलब क्या कि हम लोग सप्लाई किए नहीं है लेकिन पेमेंट हम लोग उसका आ गया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि टाइम ऑफ सप्लाई में तो गुड्स वाला जो 31(1) फॉरवर्ड चार्ज है उसमें आपको डेट ऑफ पेमेंट नहीं दिखते, उतना दिमागे नहीं लगाना है मेरे भाई, उधर मत लगाओ, दिमाग मत रखो। क्योंकि हम लोग आरसी में भी अगर कर सकते, आरसी में तो कर ही सकते थे ना डेट ऑफ पेमेंट, दिमाग मत लगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ क्या बोलता है कि आपको पैसा अभी एडवांस में दे दिया गया है, ठीक है। एडवांस में आपको अमाउंट मिल गया, आप सप्लाई नहीं किए तो कुछ तो उसको दीजिएगा ना। टैक्स इनवॉइस तब तक आप रेज नहीं कर सकते जब तक आप क्या करते हैं, सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, तो बोलिएगा ठीक है, तुमको एक रेसीट वाउचर हम इशू कर देंगे। तो पैसा आया है, वो रेसीट, उसका वाउचर आपको दे दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है, एडवांस तो हमको दे दिया लेकिन हम सप्लाई नहीं कर रहे उसको, ये तो गलत बात है। तो गलत बात क्या है, तो उसको पैसा देने की जगह तो पैसा तो तुम दोगे, पैसा देने का तो भी एंट्री लिखोगे ना, तो वो एंट्री लिखाएगा रिफंड वाउचर, ठीक है। एक है रेसीट वाउचर, एक है रिफंड वाउचर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन 2-3 नंबर का बनेगा, बस याद रखना लेकिन, ठीक है। अब ये हो गया रिफंड वाउचर और रेसीट वाउचर। एक होता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? पेमेंट वाउचर, पेमेंट जब पेमेंट करोगे तो सीधा टैक्स इनवॉइस आएगा, लेकिन पेमेंट वाउचर होता क्या है? अब आता है पॉइंट, देखो क्या, कोई ऐसा गुड्स होता है जो टैक्सेबल होता है आरसीएम में ही। लाइक फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल हो गया जीटीए का जो सर्विस है वो तो आरसीएम में टैक्सेबल है अगर बिजनेस एंटिटी है तो, यही बात हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर जो आदमी है जो जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अगर सिर्फ यही कर रहा था तो एक को बार टैक्सेबल नहीं हुआ, सारा अमाउंट तो आरसीएम में पेमेंट, रेसिपिएंट पेमेंट करेगा सीधा गवर्नमेंट को टैक्स, राइट। तब कैसे चलेगा? तो क्या होगा कि हम तो जो सप्लायर है वो तो इशू नहीं कर रहा है इनवॉइस, क्योंकि सप्लाई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में है ही नहीं, तो सप्लाई उसको माना ही नहीं जाएगा ना। आरसीएम में कर रहा है, वो टैक्स पे करेगा। जब वो टैक्स पे करेगा तो कुछ तो इनवॉइस रेज करेगा ना। वो क्या करेगा, वो एक पेमेंट वाउचर देगा हमको, पेमेंट वाउचर हमको दे देगा कि ठीक है हम पेमेंट कर दिए हैं, तो उसी बेसिस पे वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा आरसीएम में। ये कब क्या जाएगा, जब जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड, मतलब जो क्या उसको कहते हैं, सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो हमको पेमेंट वाउचर दे देगा, क्योंकि मतलब ही नहीं, उतना ज़्यादा दिमाग लगाना है। लेकिन अगर सप्लायर जो जीटीए सर्विस था वो अगर रजिस्टर्ड है, भले ही हम रजिस्टर्ड हैं और वो आरसीएम में पेमेंट दे रहा है, तो वो इनवॉइस रेज करेगा, टैक्स इनवॉइस, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सीधा दिख जाएगा ना इनवॉइस जीएसटी इसका जीएसटी आई, क्योंकि रजिस्टर्ड है। लेकिन वहीं पर अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो टैक्स पेमेंट वाउचर दे देगा कि हाँ ठीक है पेमेंट दिए हुए थे, जाओ। एक चीज़ का क्लैरिटी हम लोग याद होगा कि हम लोग एक जगह पे पढ़े थे कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई में कब कब आप इनवॉइस रेज करना है, तो देखो इसका क्वेश्चन बनता है, याद होगा तुमको। देखो क्या होता है कि
अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ असर्टेनेबल कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट अगर असर्टेनेबल है तो जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट है तो उसके उस दिन या फिर उससे पहले आपको इन्वॉइस रेज कर देना है। क्लियर बात है, हम लोग यही करते हैं ना कि डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज उस दिन इन्वॉइस रेज करते थे। इतना दिमाग लगाना कंटिन्यूस सप्लाई में, जिस दिन अगर डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो उस दिन इन्वॉइस रेज कर दो। ठीक, दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में डेट ऑफ पेमेंट दिया ही हुआ नहीं है तो इन्वॉइस कब रेज करोगे? आप उस दिन इन्वॉइस रेज करोगे जिस दिन पेमेंट आएगा। बस क्लियर रखना है, जिस दिन पैसा आ रहा है, जिस दिन सीधा बात, जिस दिन पेमेंट आया उस दिन इन्वॉइस रेज कर दो, बात खत्म। ठीक, अगर असर्टेनेबल है तो उस दिन करो, अगर अनसर्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन पेमेंट करा उस दिन करो। लेकिन अगर क्या है कि आपको पेमेंट मिल रहा है कि चलो तुम 1 फ्लोर बनाओगे, 2 फ्लोर बनाओगे, 3 फ्लोर बनाओगे तो 10%, 20%, 30% ऐसे करके आपको हम पेमेंट देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी पेमेंट जिस दिन आ रहा है, किस दिन आ रहा है? जिस दिन कंप्लीट हो रहा है सर्विसेज, जैसे कि 10%, 20%, तो जिस दिन 10% कंप्लीट होगा उस दिन पेमेंट, उस दिन इन्वॉइस रिलीज करो, ऐसे करके कर दो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। उसमें क्या होता है कि भाई हम लोग तो सेंड कर दिए हैं, जब तक खरीदेगा नहीं उसको सप्लाई तो मानेंगे नहीं, अगर सप्लाई मानेंगे नहीं तो इन्वॉइस रेज कैसे करेंगे? राइट, तो क्या किया जाता है कि क्वेश्चन आ सकता है, शायद बुक में स्टोरी क्या था कि अगर कोई आदमी लेके जा रहा है, बोला कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अथी है, अप्रूवल बेसिस पे है, सप्लाई हुआ नहीं था तो उसका वो इन्वॉइस लेके घूमेगा ही नहीं, ये तो बेकार बात हो जाएगा ना। तुम बोलोगे कि हम तुम दूसरे इंटर स्टेट सप्लाई करने पहुंच गए, वहाँ पर जाके, वहाँ जाके पुलिस पूछेगा कहाँ है इन्वॉइस, तो बोलेगा कि भाई अभी अप्रूव हुआ ही नहीं है, कहाँ का इन्वॉइस, ऐसे नहीं चलेगा। तुमको एक डिलीवरी चालान और ई वे बिल, ये दोनों चीज़ आपको लेके घूमना होगा। डिलीवरी चालान नहीं तो ई वे बिल, जब तक अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन क्या आता है बुक में? अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि अगर मतलब कि तब भी तुमको टैक्स इन्वॉइस कब तक रेज करना है? तुम बोलोगे भाई जिस दिन सप्लाई होगा। अरे नहीं, सुनो, ये क्या है कि या तो जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट हो रहा है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन तुमको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है हम खरीद लिए, उस दिन इन्वॉइस रेज करो। और नहीं तो 6 महीना फ्रॉम डेट ऑफ सेंडिंग, अगर 6 महीना के अंदर तुम अप्रूव नहीं हो रहा है या फिर ना अप्रूव हुआ ना कुछ हुआ, कोई बात नहीं पता चला, ना रिजेक्ट हुआ ना अप्रूव हुआ, तो 6 महीने के अंदर तुमको इन्वॉइस रेज कर देना है। एक क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में, क्या बोला था कि 200 जो था 200 सामान वो 6 महीना के अंदर नहीं बिक पाया, वो हम देख नहीं पाए थे। सितंबर था 6 महीना एंड, और वो अक्टूबर में क्या कर रहा था कि 150 को रिटर्न कर दे रहा था, सीधा मना कर दिया कि 150 हमको नहीं चाहिए। अब 50 को के बारे में कुछ बोला नहीं तो 50 को वापस आके, ठीक है, तो हम गलती कर दिए थे, हम दिमाग लगाए नहीं, हम बोले कि ठीक है 50 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि वो उसके ऊपर तुम इन्वॉइस रेज कर दो, और 150 के बारे में सीधा रिजेक्ट कर दिया है तो उसको तुम अति कर दो, क्या उसको कहते हैं इन्वॉइस रेज मत करो। लेकिन गलत है। अरे भाई 6 महीना, उससे मतलब ही नहीं कि 6 महीने में तुमको वापस कर रहा है नहीं कर रहा, दिमाग मत लगाओ। 6 महीना हुआ, 6 महीने में अगर एक्सेप्टेंस मिला तो ठीक, 6 महीने में नहीं मिला तो तुम इन्वॉइस रेज कर दो। ठीक है, अब जो हमारा दिमाग ख़राब करने वाले, जो हमको माथा ख़राब किया आज तक, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला हुआ है हमको। सुनो, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्या है? इट इज़ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, एक लीगल टेक्निक है जिससे आप अपना जो इन्वॉइस जो रेज कर चुके हैं, पहले ही रेज कर चुके हैं, ऑलरेडी रेज्ड है, उसको आप अमेंड कर सकते हैं। ये कैसे होगा? अरे होगा, सुनो क्या होता है। अगर क्रेडिट नोट का बात करें तो होता क्या है कि क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? देखो, उस टाइम इशू करते हैं जब हम लोगों को जो टैक्सेबल इन्वॉइस है ना उसका वैल्यू कम करना होता है। क्रेडिट का मतलब कम करना, डेबिट का मतलब बढ़ाना। ठीक, तो क्रेडिट नोट में कब करना, जैसे कि हाँ क्या हुआ कि सप्लाई की तो उसको 10,000 रुपये का सामान, ठीक है, और इन्वॉइस रेज कर दिए 15,000 का। अरे तुम 5,000 का तो एक्स्ट्रा इन्वॉइस उसको रेज कर दिया, तो अब इन्वॉइस को रेज कम करना पड़ेगा ना, रिड्यूस करना पड़ेगा अमाउंट। अब तुम उसे पेन पेपर मांग के फाड़ चीज़ को तो काट के तो लिखोगे नहीं ना, तो क्रेडिट नोट इशू कर दो 5,000 का। तो उसको गया हुआ था 15,000 का, 5,000 का इशू करोगे तो वो 10,000 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से लीगली हम लोग लीगली माना जाएगा इसको, और हम लोग अमेंड कर दिए इन्वॉइस को रिड्यूस करके, बात खत्म। तो इसका 3 कंडीशन जब हम लोग ये सब कर सकते हैं, कब? जब टैक्सेबल वैल्यू जो एक्चुअल में था उसको उससे ज़्यादा हम लोग अभी इन्वॉइस रेज कर दिए। ठीक है, तो उसी के साथ एक और पॉइंट आता है टैक्सेबल वैल्यू के साथ। ये लोग अलग अलग क्या पता क्यों लिखते हैं, हम तो सेम लिखते हैं। क्या कि जो टैक्स अमाउंट है वो भी बढ़ा हुआ होगा एक्चुअल टैक्स से, क्योंकि टैक्सेबल इन्वॉइस जो टैक्सेबल वैल्यू था वो कम था, एक्चुअल तुम ज़्यादा में भेज दिया है, तो तुमको जो टैक्स देना चाहिए था उससे ज़्यादा तुमको टैक्स देना पड़ रहा है।
तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए जब टैक्स वैल्यू है वो कम है, वो ज़्यादा कर दिया गया है जहाँ पे कम होना चाहिए था, या फिर टैक्सेबल वैल्यू जहाँ पे कम होना चाहिए था वहाँ ज़्यादा हो गया है, तो इन दोनों केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। या फिर गुड्स रिटर्न कर दिया, 10,000 का सामान भेजे तो 5,000 का हमको भेज दिया, तो इनवॉइस तो 10,000 का रिटर्न भेजा हुआ था ना, तो फिर से तो उसको 5,000 का करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो उसी को अमेंड करने के लिए फिर से क्रेडिट नोट दे देंगे। तीसरा कि डेफरमेंट, वर्ड लिखना डेफरमेंट, डेफरमेंट बोल रहे हैं, वर्ड लिखा था डेफिशिएंसी, डेफरमेंट नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स। क्या हुआ कि हम इनवॉइस रेस के 10,000 का, उसके बाद सामान गया 8,000 का सामान गया, तो वो बोलेगा कि भाई 8,000 का सामान तुम भेजे हो, अब क्या, तो बोल रहे, तो हम बोले कि गुड्स तो नहीं भेज पाएंगे, हम क्रेडिट नोट दे दे, तुम्हारा 8,000 का इनवॉइस हो जाएगा। बात खत्म, 3 कंडीशन हो गया पूरा। ठीक है, 3 कंडीशन क्या कि तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू जो एक्चुअल में होना चाहिए था उससे ज़्यादा का तुम कर दिए हो तो कम करो, वह इसी में था कि टैक्स रेट जो था तुम्हारा, टैक्स रेट तुम ज़्यादा दे दिए हो, टैक्स रेट कम करो। दूसरा कि तुम सेल्स रिटर्न हो गया, तुम्हारा जो सामान बेचे तो वापस आ गया। तीसरा डेफिशिएंसी। वैसे डेबिट नोट में, डेबिट नोट इज ऑल्सो अ लीगल इंस्ट्रूमेंट टू अमेंड द टैक्स इनवॉइस बट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस। इसमें क्यों रेज किया जाता है, अरे मेरे भाई हम उसको सामान भेजे 5 लाख रुपये का, इनवॉइस रेज हुआ 3 लाख रुपये का, तो गलत हो गया ना, तो वो जो 3 लाख का इनवॉइस उसको इंक्रीज करने के लिए एक डेबिट नोट इशू कर देंगे कि ठीक है लो तुम्हारा हो गया 5 लाख का। ठीक है, बात खत्म। छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर शायद अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन एमसीक्यू में बन सकता है क्या कि हम लोग जो क्रेडिट नोट है उसके बारे में बताएंगे कब तक। क्रेडिट नोट इशू कर दिए कस्टमर को, लेकिन भाई हमारे गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा ना। तो अगर क्रेडिट नोट है तो या तो सितंबर एंड या फिर जिस दिन आप रिटर्न कर रहे हैं फाइल, उस दोनों से बीच में जो भी जल्दी आ जाता है वो आपको क्रेडिट नोट आपको बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन वहीं डेबिट नोट के बारे में क्या है कि आप जिस महीना डेबिट नोट में आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको टैक्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जिस महीना आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं ना उसी महीना आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट नोट में क्या है कि डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एट एंड ऑफ सितंबर, दोनों के पहले जो है उस दिन क्रेडिट नोट के बारे में करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हम क्रेडिट नोट के बारे में बताए थे कि एंड ऑफ सितंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जो भी जिस मंथ में भी आप फाइल कर रहे हैं तो वो दोनों के पहले जो हो रहा है वो, लेकिन ये पुराना प्रोविज़न है, इसमें अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है कि 30 नवंबर तक, वो था सितंबर, अब 30 नवंबर तक या फिर जिस महीना आप फाइल कर रहे हैं वो दोनों में से जो भी पहला है उस दिन आपको क्रेडिट नोट का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक, वहीं डेबिट नोट का सेम है, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब अमेंडमेंट का जब बात कर ही दिए तो एक और अमेंडमेंट है जो तुमको स्टार्टिंग में बोले थे हम कि ई इनवॉइस को लेके बात था। तो देखो ई इनवॉइस उसको रेस करना है जिसको 10 करोड़ के ऊपर उसका टर्नओवर है। ठीक है, दिमाग अब कुछ मत लगाना कि 50 करोड़ हम रेड से लिख दिए भले यहाँ पे, अभी हम शायद हटा भी देंगे, लेकिन सीधा बात है ई इनवॉइस 10 करोड़ जैसी तुम्हारा टर्नओवर क्या उसको टर्नओवर है कि क्या है, हाँ क्लैरिटी हो गया कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो बिजनेस का है वो अगर 10 करोड़ के ऊपर जैसे गया ना तो तुमको ई इनवॉइस मैंडेटरीली रेज करना पड़ेगा। अब तुम कंफ्यूज मत होना क्या कि जो क्यूआर कोड था ना उन लोगों के लिए था कि 500 करोड़ अगर है तब तुमको क्यूआर कोड लगाना है, लेकिन वहीं पे तुम्हारा जो बिजनेस जिसका 10 करोड़ के ऊपर है उसको ई इनवॉइस रेज करना है। सीधे 2 पॉइंट बता दिए, 10 करोड़ है ई इनवॉइस के लिए और क्यूआर कोड के लिए, डायनेमिक क्यूआर के लिए 500 करोड़ है। क्लियर? ठीक, एक और बात है ई इनवॉइस को लेके, भाई ई इनवॉइस तुम रेस कर दोगे तो कोई कहीं क्वेश्चन उससे पूछ लिया कि वो बोलता है आदमी कि ई इनवॉइस रेस कर दिया तो फिजिकल कॉपी रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं फिजिकल कॉपी भी रखना पड़ेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर ई इनवॉइस हैव बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर। बस ई इनवॉइस रेस हुआ है तो फिजिकल कॉपी रखने का जरूरत नहीं है। ठीक, ये अमेंडमेंट था, हम बोल दिए। एक और चीज़ क्लैरिफाई रख लो, लास्ट अमेंडमेंट है कि ई इनवॉइस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं रेस करेगा। ठीक है, ई इनवॉइस रेस करने के लिए अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट। एक और बात तुम लोग बताना, जो वहाँ पे एस्टिक पॉइंट एक बार बताए थे हम लोग क्या कि जो क्यूआर कोड होता है तो डायनेमिक क्यूआर कोड किसको किसको नहीं लगाना है। 4 को नाम लिए थे, इंश्योरेंस, बैंकिंग और रोड को लेके 2 पॉइंट की जीटीए, पैसेंजर और ओईडीआर सर्विसेज। वैसे बोलते कि सेम है ई इनवॉइसिंग को लेके कि ई इनवॉइस किसको किसको रेज नहीं करना है। तो पहले क्या था कि 4 को तो सेम हो गया तुम्हारा, बैंकिंग वाला, फिर रोड, जीटीए, पैसेंजर, ओईडीआर सर्विसेज, और क्या क्या था उसमें था सेल्स यूनिट।
ठीक है, कि अगर तुम सेल्स यूनिट वाला हो तो तुमको नहीं करना है, या फिर तो एक और पॉइंट था कि तुम अगर सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो तो एक तो OIDR तुमको बता दिए थे, वही में चल गया था तुम्हारा QR कोड में, इसमें तुम्हारा वही है, उसमें OIDR का मतलब नेटफ्लिक्स है, इसमें भी वही है, तुम्हारा सिनेमाटोग्राफी वर्ड लिखना, सिनेमाटोग्राफी या सेज या फिर बाकी का 4, ये 6 वो कर रहे थे, तो तुमको इनवॉइस रेस क्या बोलते हैं, इनवॉइस रेस करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, एक और पॉइंट अभी आ गया कि अगर गवर्नमेंट है तो तुमको इनवॉइस रेस करने का जरूरत नहीं है। तो अब पहले ये QR में 4 पॉइंट था, इसमें भी 4 था, इसमें 2 को ऐड किए थे, सेज और सिनेमाटोग्राफी, अब एक और ऐड हो गया, वो है गवर्नमेंट।